दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा होगा कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है। बहुत से लोगों को ये शायद पॉसिबल ना लगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है, जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही उड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। रामित सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में ऐसे सीक्रेट बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किताब में आपको कॉमर्स या मैथ्स के कॉम्प्लिकेटेड तरीके समझने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब में हर चीज इतनी सरलता से समझाई गई है कि हाउसवाइफ या 10th पास स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत से लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं है क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है तो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों कमा सकता है। इसलिए इस किताब को पढ़ना और भी जरूरी है। यहाँ मैंने आपको इस किताब की समरी दी है ताकि आपको सारी बेसिक चीजों की जानकारी सरल और रोचक तरीके से मिल सके। अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे और सारे रूल्स को अपनाएंगे तो आप भी सिर्फ नौकरी करते हुए ही एक दिन करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ नौकरी करते हुए। ये बुक्स के जो मेन पॉइंट्स है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेविंग्स यानी कि बचत और दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स यानी कि निवेश। तो आइए आगे बढ़ते हैं इन दोनों भागों के बारे में। लेकिन इससे पहले आप वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। पार्ट 1, सेविंग्स। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग्स यानी कि बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे सेविंग्स कहा जाता है। बचत के लिहाज से लोग दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले वो जो सैलरी की पाई पाई बचा लेना चाहते हैं, वो एक एक रुपये के लिए सब्जी वाले, रिक्शा वाले आदि से लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अमीर बन भी जाए तो भी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। दूसरे वो है जिन्हें पता ही नहीं है कि बचत क्या होती है। सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, नवाबी शौक इत्यादि में खर्च कर देते हैं। रामित बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है? बचत कैसे करें, कितना खर्च करें, कितना बचाए? इसके लिए रामित ने 5 मेन पॉइंट्स बताए हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला है यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, मतलब कि एक्सपर्ट ना होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले आप बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझे कि कितनी भी सैलरी हो, कम हो या ज्यादा, कुछ हिस्सा जरूर बचाएं। सारी सैलरी ही ना उड़ा दे क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी ना सोचे। इससे लोग आपको अमीर नहीं, सिर्फ कंजूस, मक्खी चूजी समझेंगे। इतना पेट काटने की जरूरत नहीं है। जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी करना चाहिए। नीचे 5 पॉइंट्स में एक सरल फॉर्मूला दिया गया है कि सैलरी को कैसे डिफरेंट चीजों में डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि ये बचत, निवेश झंझट का काम है और मैंने तो कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है, बैंकों के चक्कर लगाना भी मेरे वश की बात नहीं है। लेकिन रामित बताते हैं आपको बड़ी बड़ी और टफ चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस कुछ बेसिक सी बातें ध्यान में रखनी है जो बहुत ही सरल है। इसलिए आप ऐसा माइंडसेट निकाल दीजिए कि यह झंझट का काम है या मुश्किल है। अगर आप ये 80% भी सीख लेंगे तो बहुत है। बाकी का 20% नहीं भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है, बस आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इस बुक समरी के वीडियो को देखने के बाद आप इतना मोटिवेट हो जाओगे कि आप नौकरी लगने के तुरंत बाद से ही आप पैसे बचाना और निवेश करना शुरू कर देंगे। अगर अभी आप स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स को यह जानकारी दे सकते हो। दूसरा है स्टार्ट अर्ली, मतलब कि बचत करना जल्दी शुरू करना चाहिए। कुछ लोग जॉब लगने पर यह सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। इन चीजों के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा नहीं मिल पाएगा जो आपको नीचे इन्वेस्टमेंट पार्ट में समझाया जाएगा। इसलिए आपको सैलरी मिलने के डे 1 से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए। तीसरा है पसंद की चीजों पर खर्च करिए, बेकार की चीजों पर बचाइए। रामित बताते हैं कि जो आपकी हॉबीज है उन पर जरूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हो। जैसे जितने कपड़े जरूरी हो केवल उतने ही खरीदिए। ऐसा ना हो कि आपकी क्लोजेट में 50% कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हो जिनका आप यूज ही नहीं करते। बहुत महंगा फोन लेने की भी जरूरत नहीं होती। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी भी ना करे। तो इसी तरह से आप अपने बहुत से फालतू खर्चों को कम कर सकते हो। इससे अपने आप ही
काफी सेविंग होने लगेगी। चौथा है क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आपके पीछे पड़ जाती है। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हो तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वाउचर इत्यादि मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कंपनी क्यों भर भर के इस तरह के पैसे लुटाती है? इसमें उनका क्या फायदा है? तो रामित उनके ट्रैप के बारे में बताते हैं जिससे आप फंस सकते हो, लेकिन उनका गेम समझ जाओ तो आप नहीं फंसते। तो क्या है उनका ट्रैप? चलिए बात करते हैं। जब आप शॉपिंग करते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। यह लोन आपको लगभग 45 दिनों में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया जाए तो आपको 45% या उससे भी ज्यादा भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है। क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गेम चल रही है। पढ़े लिखे तो फिर भी समझते हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता ही होगा कि कितने लोग इन चीजों से अनजान है। ऐसे लोगों को ये कंपनी जमकर लुटती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग EMI करवा देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी किस्त उनके अकाउंट से अपने आप कट जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। हर अगले इंस्टॉलमेंट में ब्याज दुगना हो जाता है और वो लोन कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ी सी किस्त क्या जा रही है, लेकिन कुछ सालों में उनका बहुत सा पैसा क्रेडिट कार्ड वाले ले जाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट का 4-5 गुना भी हो सकता है, और लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। तो दोस्तों, आपने भी EMI करवाने की गलती की है तो आज ही उसे बंद करवा दे। जितना लोन आपके ऊपर है एक बार में ही चुका दे। 1-2 कार्ड जरूर रखे, डिस्काउंट का फायदा भी उठाइए, लेकिन लोन चुकाने की टाइम लिमिट कभी ना भूले। आप खुद सोचिए, जब कोई कंपनी फ्री में पैसा उड़ा रही है तो उसके पास उससे डबल वसूल करने का तरीका होगा या नहीं? बहुत सारे लोग आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे की बात करेंगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है उसका सीक्रेट तो पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं होता है। मीडिया पर तो बिल्कुल यकीन ना करें, सब पैसे लेकर चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं। असली ज्ञान लेना है तो ऐसी किताबों से ले। इस चैनल पर और भी अच्छी अच्छी बुक्स की समरी देखते रहिए। जब भी टाइम मिले नॉलेज भी मिलेगा और पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होगी। तो संक्षेप में, क्रेडिट कार्ड को यूज करें लेकिन उसे मात देना सीखे, धोखा ना खाइए। 5वां है 50-30-20 का रूल। तो दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल 50-30-20। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। रामित बताते हैं कि सैलरी का 50% हर महीने आपके नॉर्मल एक्सपेंस पर खर्च कर सकते हैं। इनमें घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान आदि आता है। 30% आप अपने एंटरटेनमेंट और शौक पूरे करने में लगा सकते हैं। 20% आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है बचत करना, और फॉर्मूला देखकर आपको एहसास भी हो गया होगा कि बचत करने के लिए आपको अपने शौक का बलिदान देने की जरूरत नहीं है, और बचत केवल 20% ही तो करनी है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो जो 20% आपने बचाया उसके साथ क्या कर सकते हैं? उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। तो अगले पार्ट को ध्यान से देखिए और समझिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट, निवेश। पहला है फिक्स डिपॉजिट वर्सेस सेविंग अकाउंट। बहुत से लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में ही पड़े रहने देते हैं। इससे उन्हें बहुत सा नुकसान होता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उन्हें फाइनेंशियल समझ ही नहीं है, या फिर वो बहुत आलसी है, बैंक जाना झंझट का काम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज ही जाग जाइए। आप पैसे सेविंग अकाउंट में ना रखें, बल्कि FD करवा दे। सेविंग अकाउंट्स में उतना ही पैसा रखें जितना आप महीने में खर्च करते हैं। सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर आप अपना काफी नुकसान करते हैं। सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% ब्याज मिलता है, जबकि FD में 6%। सीनियर सिटीजन्स को तो इससे भी ज्यादा। तो आप खुद सोचिए आपको किस में ज्यादा फायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखता है, तो 1 साल में उसका ब्याज बनेगा 4 लाख, लेकिन उसी पैसे की FD करवा देगा तो मिलेंगे 6 लाख, यानी सीधा सीधा 2 लाख का अंतर। तो देखा आपने, बैठे बिठाए वो आदमी बिना कुछ किए FD से 2 लाख कमा लेगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो हमेशा FD करवाइए। हर महीने की 5 तारीख को जिस पैसे की जरूरत ना हो उसकी FD करवा दे। ऐसा रूल बना ले, और इससे आपको डेट का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। महीने के 1 दिन का ही तो काम करना है, और एक डेट रख लेने से आपको ये झंझट नहीं लगेगा। और नेट बैंकिंग करते हैं तब तो ये बहुत ही आसान है। बैंक जाए बगैर ही ऑनलाइन मिनटों में FD करवा सकते हैं। बैंक की ऐप से भी कर सकते हैं। FD की कोई लिमिट नहीं है। 7 डेज, 1 मंथ या 5 साल, अपनी जरूरत के हिसाब से तरह तरह की FD करवा सकते हैं। अगर आपका बैंक सुविधा देता हो तो सेविंग अकाउंट को फ्लेक्सी अकाउंट में कन्वर्ट करवा ले। इससे आपका पैसा एक लिमिट के ऊपर अपने आप ही FD में बदल जाता है। तो दोस्तों, झिझक छोड़िए और बैंक जाइए और आज ही अपने पैसे को ठीक से मैनेज करिए। बैंक के लोगों का तो ये काम है,
उन्हें इसी बात की तो सैलरी मिलती है। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल टूल के बारे में नहीं पता है, पता भी है तो इसे ठीक से यूज करना नहीं जानते, जिससे उन्हें मैक्सिमम फायदा नहीं मिल पाता। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से अकाउंट एसबीआई जैसे बैंकों में कोई भी खुलवा सकता है। इसमें आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। ये पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, यानी 15 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते। लेकिन यही फायदे की बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीपीएफ और पीएफ दोनों अलग अलग होता है। पीएफ सरकारी कर्मचारियों का ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ मैं पीपीएफ की बात कर रहा हूँ। पीपीएफ ऐसा टूल है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये टूल आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है जो कोई और टूल नहीं देता। बाकी सब में आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। दूसरा, ये आपको 10% से ज्यादा का ब्याज देता है, जो एफडी से बहुत ज्यादा है और कहीं भी इतना ब्याज नहीं मिलता। ब्याज की दरें घट और बढ़ सकती है। यहाँ समझने के लिए मैंने एवरेज रेट ली है। तो आइए पहले कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में समझिए कि ये क्या होता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख पीपीएफ में डाले, इस पर आपको 10% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो 1 साल बाद आपका ब्याज होगा 10,000 रुपए। आपका टोटल पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपए। अब अगले साल इस अमाउंट यानी कि 1,10,000 पर ब्याज लगेगा, ना कि 1 लाख पर। ऐसा हर साल होता जाएगा। अगर यही पैसा आप एफडी में डालोगे तो हर साल आपको ब्याज 1 लाख पर ही मिलता जाएगा, न कि बढ़े हुए पैसे पर। इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आप सोचेंगे फिर एफडी क्यों करनी है, पीपीएफ ही कर लेते हैं। लेकिन जैसा पहले बताया, पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए से ऊपर जमा नहीं कर सकते, नहीं तो सरकार कंपाउंड इंटरेस्ट देते देते लूट जाएगी। अब आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप पीपीएफ का पूरा फायदा उठा सके। आप हर साल 1 अप्रैल को पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख डालना स्टार्ट करें। ऐसा 15 साल तक करें। तो आइए देखते हैं 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। 1.5 लाख आपने 15 साल तक जमा करवाया, तो इससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 22,50,000। इस पर आपका ब्याज बना 21,10,517 रुपए। 15 साल बाद आपको मिलेगा 83,60,517 रुपए। है ना ये जादू? आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा, वो भी बिना कुछ खास किए। और मजे की बात ये है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर आप इसी पैसे को 25 साल तक रखोगे तो यह 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, और अवधि बढ़ा देंगे तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब दोस्तों, 2 बातें जान लीजिए। पहली है, बहुत से लोग सोचेंगे यार 15 सालों के लिए पैसा कौन ब्लॉक करेगा। यही गलत माइंडसेट आपको बदलना होगा। इससे ही फाइनेंशियल समझ कहते हैं, जो अमीर लोगों में ज्यादा होती है। आप पीछे मुड़कर देखिए, अगर आप 25 साल के हैं तो क्या आपको पता चला कि ये 25 साल कैसे बीत गए? ऐसे ही आपको 15 साल का भी पता नहीं चलेगा, और 35 का भी नहीं। ये तो सोचिए 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। दूसरी बात, आप ये ना सोचिए कि मैं हर महीने 1,000-2,000 डाल दूंगा। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। आपको सारा 1.5 लाख 1 अप्रैल को ही डालना चाहिए, क्योंकि तब से ब्याज लगना स्टार्ट होगा, वो भी 1.5 लाख की बड़ी अमाउंट पर। 1,000 पर तो ब्याज बहुत ही कम लगेगा, जिसकी वजह से पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। ऊपर जो कैलकुलेशन की थी वो 1.5 लाख के अकॉर्डिंग की हुई थी। तो दोस्तों, कैसे भी करके 1 अप्रैल को 1.5 लाख आप पीपीएफ में डिपॉजिट करवा दे। इससे आप सारे साल की टेंशन से भी मुक्त हो जाएंगे, और एक बार करने की वजह से आपको कुछ भी झंझट का काम नहीं लगेगा। एक बार पैसा डाल दीजिए और भूल जाइए। बाकी समय लाइफ को एंजॉय करिए। सारा सिस्टम ऑटोमेशन पर चलने दीजिए, लेकिन एक बार तो सेट करना ही होगा। तीसरा है, क्योंकि पीपीएफ की अपर लिमिट 1.5 लाख ही है, तो आप अपनी वाइफ का भी अकाउंट खुलवा दे। आपका प्रॉफिट 2 गुना हो जाएगा। मतलब 15 साल में 45 + 45 90 लाख मिल जाएंगे। 18 साल के ऊपर के बच्चों का भी किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट है तो मम्मी पापा का भी खुलवा दे, उन्हें यह जानकारी दे और ये वीडियो उनके साथ शेयर करे। दोस्तों, अब आपको जल्दी स्टार्ट करने की वैल्यू समझ आ रही होगी। अगर कोई 30 साल में पीपीएफ स्टार्ट करता है तो 15 साल होते होते उसकी उम्र 45 साल हो जाएगी, तो 45 लाख उसे 45 की उम्र में मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई 20 में करता है तो 35 साल में ही उन्हें 45 लाख बना लेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा भी है तो कुछ बिगड़ा नहीं है। कभी नहीं करने से देर से करना भी सही है, और बुढ़ापे में पैसे की जरूरत ज्यादा होगी। तो दोस्तों, आप भी देर मत कीजिए, हेजिटेशन छोड़िए और बैंक चले जाइए। जितना जल्दी पीपीएफ खुलवाएंगे उतना ही फायदा होगा। तीसरा है एनपीएस। दोस्तों, एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता होगा कि सरकार आगे से पेंशन देना बंद कर देगी। एनपीएस के काफी फीचर्स पीपीएफ जैसे ही है। आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, लेकिन इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार हर महीने पेंशन मिलती है। इसके 40% हिस्से पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो सरकारी वेबसाइट पर इसके बारे में पढ़िए और स्कीम ले लीजिए। आप एसबीआई या दूसरे बैंक में इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। चौथा है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, आप हर महीने कम से कम 1,000 या
या 2000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसे SIP कहते हैं, मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स जिसे AMC मैनेज करती है, आपके पैसे को शेयर मार्केट में या फिर बॉन्ड्स में लगाते हैं। इससे आपको 12 से 15% के बीच में लगभग ब्याज मिलता है, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होता है। लेकिन इनमें रिस्क भी होता है, इसलिए पहले अच्छे से इनके बारे में पढ़ ले या कोई ऑनलाइन कोर्स कर ले। किसी अच्छे ब्रोकर से भी करवा सकते हैं, लेकिन ये ब्रोकर कमीशन चार्ज करते हैं, जिससे फायदा कम हो जाता है। आजकल आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ग्रो एक बेस्ट ऐप मानी गई है। इस ऐप से इन्वेस्ट करने पर ब्रोकरेज भी नहीं लगता। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो आप ग्रो ऐप से ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। आप अपने बैंक में जाकर भी खुलवा सकते हैं। ग्रो ऐप से करेंगे तो बैंक जाने का झंझट भी नहीं रहेगा और ब्रोकर का कमीशन भी नहीं देना रहेगा। पांचवा है स्टॉक्स और शेयर्स। अगला इंस्ट्रूमेंट टूल है स्टॉक्स या शेयर्स। इसमें रिवॉर्ड्स तो ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन चुके हैं। वॉरेन बफेट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, या इंडिया में राकेश झुनझुनवाला के बारे में। दोनों ही अरबपति है। सारी दौलत उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ही कमाई है। स्टॉक के लिए भी आप अपस्टॉक एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जरूर पढ़े। छठा है लाइफ इंश्योरेंस। रैमित कहते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए और LIC की काफी जानकारी हर किसी को होती है, तो इस पॉइंट पर ज्यादा डिटेल में नहीं बचाएंगे। बस जॉब लगने के साथ ही एक अच्छी पॉलिसी जरूर ले ले और साल का या 6 महीने का प्रीमियम समय पर भरते रहे। प्रीमियम भी ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। सातवां है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट या डेथ होने पर फैमिली को पैसे देता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमार पड़ने और हॉस्पिटल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च को कवर करता है। यदि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा बिल आ जाता है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में। ज्यादा बिल से आपकी सेविंग्स जा सकती है और इससे बचने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।